अमित और सोनिया अपने माँ बाप के बारे में गलत सोचते हैं। सोनिया अपने पति से कहती है, मैं तुम्हारे माँ बाबूजी से परेशान हो गई हूँ। अमित, मुझे अब और बर्दाश्त नहीं होता। इन्हें झेलते झेलते मुझे 5 साल हो गए हैं, लेकिन बस अब नहीं। या तो तुम इन्हें वृद्धाश्रम भेजो या मैं अपने मायके जाती हूँ। अमित की पत्नी सोनिया अपने पति पर ससुर को लेकर भड़क रही थी, तो अमित कहता है, तुम तो मेरी जान हो, मैं एक पल भी तुमसे दूर नहीं रह सकता। तुम मायके जाने की बात मत किया करो। जब तुम मायके जाने की बात करती हो तो मेरा दिल बैठ जाता है। तुम ही नहीं, मैं खुद भी माँ बाबूजी से परेशान हूँ। मैं तो चाहता हूँ कि एक पल में इन्हें यहाँ से निकालूं, लेकिन इनके लिए तो कोई जुगाड़ निकालना ही पड़ेगा। मुझे नहीं मालूम अमित तुम क्या जुगाड़ लगाओगे, मुझे बस इनसे छुटकारा चाहिए। अरे अब तुम गुस्सा थूक दो बस। बेटा अमित, अमित के बाबूजी राधे श्याम जी ने आवाज़ लगाई, तो अमित तिलमिलाकर उठा। देखो यह ड्रामा है, इनका पत्नी से 2 बातें भी नहीं करने देते हैं यह लोग। तभी तो मैं भी कहती हूँ इनका जल्दी बंदोबस्त करो। और तुम हो कि देर किए जा रहे हो। बाबू जी ने फिर आवाज़ लगाई। बेटा आया आया, गुस्से में कहता हुआ अमित माँ बाबूजी के कमरे में गया। क्या दिक्कत है तुम लोगों को? जब देखो अमित अमित लगाए रखते हो। क्या कहना है बेटा? तू कैसी बातें कर रहा है अपने बाबूजी से? अमित की माँ आराधना जी ने कहा। तो अमित बोला, माँ और कैसे बात करूँ? तुम दोनों को बस यही काम है। उसकी बात काटते हुए बाबूजी बोले, बेटा आज तेरी छुट्टी है तो तू ऐसा कर, हमारे जो अधूरे काम पड़े हैं वो कर दे। एक तो तेरे माँ के दांत दिखाने हैं और मेरे कान दिखाने हैं, तू हमें ले चल। इतना सुन अमित और भी ज़्यादा गुस्सा होता है। तुम दोनों ने मुझे समझ क्या रखा है? एक ही दिन की छुट्टी होती है और तुम अपने काम देते हो, और पैसे कौन सा मेरे दादाजी आकर दे रहे हैं मुझे, जो तुम लोग इतने खर्च बता देते हो। मेरे पास ना तो पैसे हैं और ना ही टाइम है। बेटा तू कुछ ज़्यादा नहीं भड़क रहा है? ऐसा तो कोई ज़्यादा काम नहीं बता दिया तुझे। अभी हमारे पैरों में दम है, हम खुद भी जा सकते हैं और ना ही तेरे पैसों की ज़रूरत है हमें। तू जा, आराम फरमा। अपने बाबूजी की बात सुनकर अमित पैर पटकते हुए अपने कमरे में चला गया। राधे श्याम जी बैंक में जमा थोड़ी बहुत रकम से अपने और आराधना जी के खर्च पूरे कर लिया करते थे। चलो आराधना, तुम तैयार हो जाओ, मैं खुद तुम्हें लेकर चलूँगा। ठीक है जी, मैं 2 मिनट में तैयार होती हूँ। इतना कहकर आराधना जी तैयार हो गईं और फिर दोनों डॉक्टर के पास जाने के लिए घर से निकलते हैं। उनके घर से निकलने के बाद सोनिया फिर से अमित को बोलने लगती है, यह हमें चैन से जीने नहीं देंगे अमित, जल्दी कुछ करना पड़ेगा। हाँ सोनिया, जल्दी मैं कोई इंतज़ाम करता हूँ, बस कुछ सोचने दो मुझे। जाओ तुम मेरे लिए कॉफ़ी बना लो, बढ़िया वाली। ठीक है, लाती हूँ। सोनिया कॉफ़ी बनाने चली जाती है और अमित अपना सातिर दिमाग लगाने लग जाता है कि क्या किया जाए जो इन लोगों से पीछा छूट जाए। वह बहुत देर सोचता रहा। इतने में सोनिया भी कॉफ़ी बना लाती है। तुम ही कोई सुझाव दो ना, क्या करना चाहिए? मेरा सुझाव तो सीधा है, दोनों को नींद की गोलियां देकर मार डाला जाए। नहीं यार, ऐसा नहीं कर सकते, सारी ज़िंदगी जेल में चक्की पीसनी पड़ेगी। और हाँ, हैं तो मेरे माँ बाप ही यार, कैसे जान ले सकता हूँ इनकी? तो फिर खुद ही दिमाग लगाओ।
सोनिया ने मुंह बनाते हुए कहा। तभी राधे श्याम जी और आराधना जी डॉक्टर के पास से आ गए। अपने कमरे में जाकर बातें करने लगे। चलो आज का काम तो पूरा हुआ। आराधना, अब 4 दिन बाद जाना है तुम्हारे दांत बनवाने, और मुझे भी यह दवाई दी है। देखता हूँ कितना आराम मिलता है 4 दिन में, नहीं तो मशीन ही लगवानी पड़ेगी मुझे। लेकिन अभी तो मुझे फिर भी सही सुनाता है। हाँ जी, जब मशीन बन जाएगी तब कभी कभी जो तुम्हें बिल्कुल नहीं सुनाई देता है वह सुनाई देगा। चलो देखते हैं 4 दिन बाद। माँ बाबूजी बातें कर रहे थे और कमरे के बाहर दरवाजे के पास खड़ा हुआ अमित माँ बाबूजी की बातें सुन अपना खुराफाती दिमाग लगा रहा था कि कहीं कोई सुझाव मिल जाए। तो उनकी बातें सुन उसे एक सुझाव सूझ ही गया। वह दबे पांव वहाँ से निकल अपने कमरे में आ गया और अपनी पत्नी से बताता है कि इन बूढ़े माता पिता से छुटकारा पाने का उपाय मिल गया है। यह सुन सोनिया की आंखें चमक उठी। बोली, क्या बात कर रहे हो? क्या आइडिया है? मुझे भी बताओ। अमित ने सोनिया के कानों में कुछ कहा तो सोनिया बड़ी खुश हो गई। बस सोनिया, अब तुम माँ बाबूजी को बोतल में उतार लो और मैं भी आदर्शवादी बेटा बन जाता हूँ, फिर देखना तुम कमाल। ठीक है जी, आज से हमारा मिशन शुरू। दोनों ने हाथ मिलाया और अपने काम में लग गए। माँ बाबूजी, मैं आपके लिए दूध लाई हूँ, गरम गरम दूध पी लीजिए। सोनिया ने अपने सास ससुर को बड़े प्यार से दूध देते हुए कहा तो दोनों सोनिया को अपनी बूढ़ी आंखों से बड़ी आश्चर्यचकित होते हुए देखने लगे, क्योंकि सोनिया दूध तो क्या उन्हें एक गिलास पानी तक नहीं देती थी। माँ बाबूजी क्या सोच रहे हैं? मैं बहुत प्यार से दूध लाई हूँ, पी लीजिए। तो फिर दोनों ने उसके हाथ से दूध लिया और पीने लगे। सोनिया दूध खत्म होने का इंतज़ार करने लगी और दूध खत्म होते ही ग्लास एक तरफ रख माँ जी के पैर दबाने लगी। इतने में अमित भी कमरे में आकर बाबूजी के पैर दबाने लगा। तो राधे श्याम जी और आराधना जी बड़े आश्चर्यचकित हो रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि यह हो क्या रहा है। सोनिया और अमित ने थोड़ी देर पैर दबाए और फिर माँ बाबूजी को सुलाकर चलते बने और कमरे में जाकर बोले, ओहो, मैं तो पता नहीं कैसे बर्दाश्त कर रही थी। कोई नहीं सोनिया, 2-3 दिन की तो बात है, फिर तो बस चांदनी रात है। दोनों बातें करते हुए सो जाते हैं। अगले दिन अमित ऑफिस से आते हुए माँ के लिए नई साड़ी और बाबूजी के लिए नई धोती लेकर आता है और आते ही सीधा उनके कमरे में जाकर उन्हें दिखाते हुए बोला, देखिए बाबूजी, मैं आपके लिए नए कपड़े लाया हूँ। आराधना जी और राधे श्याम जी बड़े खुश होते हैं। फिर अमित थोड़ी देर दोनों के पास बैठकर अपने कमरे में आ जाता है। ओ, यह दोनों तो जाते जाते भी खर्चा कराते हैं। कोई नहीं यार, कुछ पाने के लिए कुछ खोना ही पड़ता है। अमित ने सोफे पर बैठते हुए सोनिया से कहा। सोनिया, जानती हो पापा को गन्ने के रस की खीर बहुत पसंद है, इसलिए अगला प्लान था कि उसने गन्ने की खीर बनाया और खीर लेकर बाबूजी और माँ के कमरे में गई और मुस्कुराते हुए बोली, बाबूजी, मुझे पता था आपको गन्ने की खीर खाने का बड़ा मन कर रहा है। बहू, तुम्हें कैसे पता लगा? आराधना जी ने बहू से पूछा। अरे यह क्या माँ, आप भी जब माँ बाप बच्चों के बिना बोले उनके मन की हर बात समझते हैं और सारी ख्वाहिश पूरी करते हैं,
उसी तरह बच्चे भी आपके मन की बात पढ़ लेते हैं। बस मुझे आभास हुआ और मैंने बाबूजी के लिए खीर बना दी। बहू की बात सुनकर राधे श्याम जी और आराधना जी खुश हो गईं और मन ही मन भगवान का शुक्रिया करने लगे कि भगवान ने उनके बच्चों को सद्बुद्धि दे दी। अमित राधे श्याम जी और आराधना जी का इकलौता बेटा है। राधे श्याम जी की सरकारी नौकरी थी जिससे उनका घर खर्च सही से पूरा हो जाता था। आराधना जी बहुत समझदार महिला थी। उनका घर बहुत छोटा था। अपने पति की कम कमाई में भी अच्छे से पूरा कर लेती थी और पैसे जोड़कर उन्होंने ज़मीन भी खरीद ली थी। उस पर उन्होंने अपने सपनों का आशियाना खड़ा किया। अमित भी बहुत छोटा था। राधे श्याम जी की ज़्यादा आमदनी नहीं थी, लेकिन अमित को पढ़ाने में इन्होंने कोई कमी नहीं की। उसे अच्छे स्कूल में पढ़ाया, फिर अच्छे कॉलेज में पढ़ाया। उसकी बिजली विभाग में सरकारी नौकरी लग गई। फिर उसके लिए लड़की ढूंढनी शुरू कर दी। दूर के रिश्तेदार ने सोनिया के बारे में बताया तो सोनिया अमित और दोनों माता पिता को पसंद आई, लेकिन उन्हें नहीं मालूम था मासूम सी दिखने वाली सोनिया इतनी कठोर होगी। वह बात बात पर सास ससुर को ताना मारती, वो कुछ काम बताते तो उसे नज़रअंदाज कर देती और जरा सी रोक टोक पर पूरा घर सर पर उठा लेती थी। राधे श्याम जी थोड़े गुस्से स्वभाव वाले व्यक्ति थे, परंतु आराधना जी उतनी ही शांत महिला थी। वह हमेशा अपने पति का गुस्सा शांत कर देती थी। राधे श्याम जी को सोनिया पर गुस्सा आता तो आराधना जी उन्हें बड़े प्यार से हैंडल कर लेती। अमित शादी से पहले अपने माता पिता की परवाह करता था, लेकिन सोनिया ने उसे पूरा अपने रंग में रंग लिया। अपनी मीठी बातों में अमित को हमेशा फंसा कर रखती थी, जिससे अमित को हर जगह सोनिया ही सोनिया दिखाई पड़ती थी। सोनिया की बातों में आकर अमित भी अपने बाबूजी पर भड़कता रहता था। अमित रिश्वतखोर व्यक्ति था। वह रिश्वत लिया करता था। बिजली विभाग में होने का लाभ उठाना उसे अच्छे से आता था। जिस किसी के घर में भी वह एसी जैसे आधुनिक उपकरण देख लेता, बस कोई न कोई बहाना कर वह लोगों को परेशान करके उन्हें अपने पद की धौंस दिखा देता। उनके बिना वजह का जुर्माना वसूलने पहुंच जाता। तो उसके बाबूजी उसे हमेशा बोला करते थे कि बेटा, रिश्वत लेना पाप है, तुम रिश्वत मत लिया करो, चाहे कम में पूरा कर लिया करो। लेकिन अमित अपने बाबू जी का विरोध किया करता था। मेरी खुशियों को देखकर आपको जलन होती है। आप नहीं चाहते कि मैं अच्छा जीवन जीऊँ, अपनी पत्नी के साथ खुश रहूं। हमेशा मेरी खुशियों के आगे आते हैं। आप बार बार मुझे रिश्वत को लेकर सुनाते रहते हैं। आपको क्या दिक्कत है? मैं कुछ भी करूं? अमित की यह कड़वी बातें सुनकर राधे श्याम जी को गुस्सा आ गया, तो उन्होंने अमित पर हाथ उठा दिया। इस बात को लेकर अमित और माता पिता से काफ़ी नाराज़ हो चुका था। ऊपर से सोनिया और भड़का रही थी। अब राधे श्याम जी और आराधना जी चुप्पी साधे हुए थे, लेकिन माता पिता होने के नाते गलत बात पर टोक ही देते थे। तो यह बात अमित और सोनिया को बहुत खराब लगती, जिससे परेशान होकर दोनों उन्हें घर से निकालना चाहते थे। अमित अब माँ और बाबूजी के डॉक्टर की अगली विजिट का इंतज़ार कर रहा था, क्योंकि डॉक्टर ने उन्हें फिर से 4 दिन बाद आने के लिए कहा था। जैसे ही 3 दिन बीते, अमित
रात में ही अपने प्लान को अंजाम देने माँ बाबूजी के कमरे में गया और बोला, बाबूजी, उस दिन ऑफिस के काम की वजह से मैं टेंशन में था, ना जाने टेंशन में क्या क्या अनाप शनाप बोल दिया। आपको मैंने। बाबूजी, मुझे माफ़ कर दीजिए। कोई बात नहीं बेटा, ऐसा होता है। ऐसा बोलकर राधे श्याम जी ने उसे माफ़ कर दिया। फिर अमित ने पूछा, बाबूजी, आपको और माँ को डॉक्टर के यहाँ वापस कब जाना है? बेटा, कल ही बुलाया है डॉक्टर ने। राधे श्याम जी ने बेटे की बात का उत्तर दिया। अमित माँ के हाथ पर हाथ रखकर बोला, माँ, आपको और बाबू जी को कल मैं खुद डॉक्टर के यहाँ लेकर जाऊँगा, लेकिन उससे पहले हम लोग किसी अच्छी जगह घूमने चलेंगे। मेरा दोस्त बता रहा था कि पास ही में एक अच्छा रिजॉर्ट है। पहले हम लोग घूमेंगे, फिर वापस आते वक्त डॉक्टर को दिखा लेंगे, या पहले डॉक्टर को दिखा लेंगे, बाद में रिजॉर्ट चलेंगे, जैसे भी ठीक लगेगा। माँ बाबूजी यह सोचकर खुश हो गए कि चलो, भगवान की दया से बेटा और बहू को कुछ अकल आ गई। अगले दिन गाड़ी में बैठकर सब लोग निकल गए, जिससे माँ बाबूजी को शक ना हो। अमित पहले उनको डॉक्टर के यहाँ लेकर गया, दवाई दिलवाई, तब गाड़ी हाईवे की तरफ घुमा दी। वह लोग काफ़ी दूर निकल आए थे। सोनिया, जो सारे प्लान में पति का साथ दे रही थी, नाटक करते हुए बोली, जी, काफ़ी देर हो गई, कब तक हम जाएंगे? हम लोग रिजॉर्ट। आराधना जी और राधे श्याम जी भी बार बार अमित से पूछ रहे थे। अमित बोला, लगता है गलती से हम गलत हाईवे पर आ गए हैं। तभी गाड़ी आवाज़ करके रुक जाती है, जो कि उनके प्लान का ही एक हिस्सा था। अमित स्टीयरिंग पर जोर से हाथ मारता हुआ कहता है, सिट यार, अब यह गाड़ी भी यहाँ इस सुनसान रास्ते पर खराब होनी थी। वह नीचे उतरकर बोनट खोलकर कुछ करने का नाटक करता है, फिर जोर से बोनट पटकता है। फिर सोनिया और माँ बाबूजी से कहता है, गाड़ी खराब हो गई है, लगता है मैकेनिक को बुलाकर ही ठीक करवाना पड़ेगा। मैं आसपास देखता हूँ, आप लोग रुको। राजेश बेटा, रास्ता बड़ा ही खतरनाक लग रहा है। अमित जाने लगता है। तभी आराधना जी कहती हैं कि आराम से देखभाल कर जाना। ठीक है माँ जी, बोलकर थोड़ा आसपास देखकर वापस आ जाता है। बोलता है कि यहाँ तो दूर दूर तक कोई चिड़िया का बच्चा भी नहीं दिखाई दे रहा। अब क्या होगा जी? रात भी होने को आई है। सोनिया डरते हुए पूछती है, देखता हूँ थोड़ा बहुत साथ दे दे यह खटारा। गाड़ी तो हम जाकर मैकेनिक तक पहुंचकर गाड़ी ठीक करवा सकते हैं। फिर वह बोलता है, ऐसा करते हैं माँ बाबूजी, आप लोग हमारा इंतज़ार करिए, हम गाड़ी को किसी तरह खींचकर ठीक करवा लेते हैं। आराधना जी और राधे श्याम जी कुछ डरते हुए कहते हैं, बेटा, यह रास्ता ठीक नहीं लग रहा है, आसपास घना जंगल है, तुम जल्दी करके वापस आना। जी बाबूजी, हम जल्दी वापस आएंगे। इतना कहकर वह और सोनिया गाड़ी को ज़बरदस्ती ढकेलने का नाटक करते हुए अपने बूढ़े माँ बाबूजी को ऐसे सुनसान हाईवे पर अकेले छोड़कर जाते हैं। सोनिया कहती है, चलो, अब आखिरकार पीछा छूटा इन लोगों से, अब जाकर मुझे सुकून मिला। अमित सोनिया के गाल को खींचकर कहता है, जाने मन, अब तो खुश हो ना? तुम बहुत खुश हूँ।
सोनिया भी चहकते हुए कहती है। उधर आराधना जी और राधे श्याम जी इस सुनसान हाईवे पर अपने बेटे का इंतजार करते रहते हैं। काफ़ी देर हो जाती है लेकिन अमित कहाँ आने वाला था। काफ़ी देर से दोनों माँ बाबूजी परेशान थे। अब रात भी काफ़ी हो चली थी। एक तो भूख के मारे दोनों की जान निकल रही थी, ऊपर से सुनसान रात, करें तो क्या करें। दोनों घबराए हुए माँ बाबूजी वहीं एक पत्थर पर बैठ जाते हैं। तभी वहाँ से एक पुलिस ऑफिसर की जीप गुजरती है जो कि बड़े अधिकारी सूर्य प्रताप सिंह की थी। ऐसे रात के अंधेरे में इस सुनसान हाईवे पर बूढ़े दंपति को बैठा देखते हैं तो तुरंत गाड़ी रोककर उतरकर उनके पास जाके बोलते हैं, अंकल आंटी, आप लोग रात में इस हाईवे पर अकेले क्या कर रहे हैं। आराधना जी और राधे श्याम जी ने सिंह साहब को सारी बात बताई। उनकी बात सुनकर सिंह साहब को बड़ी हैरानी हुई, गुस्सा भी आया। वह दोनों को अपनी जीप में बैठा अपने घर ले आए। उधर सोनिया अम्मी से पूछती है, कहीं ऐसा ना हो किसी से लिफ्ट लेकर घर आ जाएं। अरे नहीं सोनिया, तुम्हें पता है कितना घना जंगल है। या तो उन्हें कोई जंगली जानवर खा जाएगा या चोर उन्हें लूट कर मार डालेंगे या वह लोग भूखे प्यासे के मारे दम तोड़ देंगे। अमित सोनिया को समझाते हुए बोलता है। आराधना जी और राधे श्याम जी का रो रो कर बुरा हाल हो रहा था। उनको विश्वास नहीं हो रहा था कि उनका सगा बेटा उनके साथ ऐसा कैसे कर सकता है। सिंह साहब ने उनको चुप कराया, तसल्ली दी और खाना खिलाया। फिर अपना परिचय देते हुए बोले, अंकल आंटी, मैं पुलिस ऑफिसर सूर्य प्रताप सिंह हूँ। कुछ महीने पहले ही मेरा तबादला हुआ है यहाँ। मेरी फैमिली रायपुर में रहती है। फिर वह बोले, अंकल आंटी, आप लोग मेरे क्वार्टर में आराम से रहिए और अब आप दोनों को कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं। ऐसी संतान के साथ रहने से तो अच्छा है आप यहाँ मेरे क्वार्टर में मेरे साथ जब तक चाहें आराम से रहें। ऐसे नालायक बेटे बहू का कोई भरोसा नहीं। आराधना जी और राधे श्याम जी का रो रो कर बुरा हाल था, परंतु राधे श्याम जी अपनी पत्नी के लिए खुद को संभालते हुए आंसू साफ करते हुए सिंह साहब को बताते हैं, अपने इकलौते बेटे के लिए हमने क्या क्या नहीं किया, कभी कोई कमी नहीं होने दी। थोड़ी सी भी सर्दी खांसी होती तो उसकी माँ और मैं रात रात भर जागते थे, अपने इच्छाओं को मार कर उसकी हर इच्छा पूरी की। फिर भी न जाने हमारी परवरिश में क्या कमी रह गई जो उसने ऐसी घटिया हरकत हमारे साथ की। राधे श्याम जी फिर बोले कि बेटा, मैं भी एक पढ़ा लिखा नागरिक हूँ। मैं भी ऐसे चुप बैठने वाला नहीं। ऐसी संतानों को सबक सिखाना जरूरी है, वरना हमारे समाज का नैतिकता ही खत्म हो जाएगी। सिंह साहब भी यही चाहते थे कि अमित और सोनिया को दंड जरूर मिले। राधे श्याम जी और आराधना जी से वह कहते हैं, अंकल आंटी, सज़ा देने के लिए तो मैं उन्हें कुछ भी सज़ा दे सकता हूँ, पकड़कर सीधा जेल में डाल सकता हूँ, परंतु अपराधी वो लोग आप दोनों के हैं। इसलिए आप बताइए कि आप लोग क्या चाहते हैं। सिंह साहब की बात सुनकर आराधना जी और राधे श्याम जी दोनों बोलते हैं, बेटा, सबसे पहले हमें हमारा घर वापस चाहिए। जिस घर से उन्होंने हमें इस तरह निकालकर बेसहारा छोड़ दिया है, वह घर मेरा और मेरी पत्नी का है। हम दोनों ने अपनी कड़ी मेहनत से बनाया है। इस पर उनका कोई अधिकार नहीं, बल्कि तुम जो भी करोगे हम दोनों की पूरी पूरी सहमति है और हम तुम्हारे साथ हैं। सूर्य प्रताप ने अमित की सारी जानकारी ली। अपने नौकर से राधे श्याम जी और आराधना जी का ध्यान रखने और अच्छे से खाना खिलाने
का बोलकर पुलिस स्टेशन अपनी ड्यूटी के लिए निकल जाते हैं। कुछ दिन में वह अमित के विरुद्ध एक नोटिस तैयार करते हैं और पोस्ट के द्वारा उसके घर भेजते हैं। इसी बीच पड़ोस के शर्मा अंकल राधे श्याम जी और आराधना जी के कई दिन तक दिखाई न देने के बाद अमित से दोनों के बारे में पूछते हैं तो अमित यह कहकर टाल देता है कि वह लोग 4 धाम की यात्रा करने गए हैं। रविवार का दिन था। अमित और सोनिया ने घर में पार्टी रखी हुई थी। दोनों अपने दोस्तों के साथ लाउड म्यूजिक बजाकर नाचने गाने में मगन थे। तरह तरह के अच्छे व्यंजन टेबल पर सजाए हुए थे। दोनों बहुत खुश थे। इसी बीच नोटिस मिलते ही जैसे उनकी खुशियों पर ग्रहण लग जाता है और नोटिस पढ़ते ही दोनों लोग बौखला जाते हैं। नोटिस में लिखा था कि यह घर सरकार के प्रॉपर्टी पर बना हुआ है, जिसको खाली करने के लिए उनको 10 दिन तक का समय दिया गया है। अमित तो नोटिस मिलती ही सरकारी कार्यालय के चक्कर लगाने लगा और न जाने कितने वकीलों से जाके मिला, परंतु कोई बात ना बन पाई, क्योंकि भगवान भी ऐसे लोगों का साथ नहीं देते। और फिर सिंह साहब ने प्लान ही कुछ ऐसा बनाया था। अब करें तो क्या करें। जब घर खाली करने में 3 दिन का समय बचा तो सिंह साहब खुद चलकर अमित के घर पहुँचे और एक बार फिर उसे 3 दिन के अंदर घर खाली करने को कहा। अमित और सोनिया ने भी जुगाड़ लगाने की बहुत कोशिश की ताकि उन्हें अपना घर खाली ना करना पड़े, परंतु सिंह साहब के सामने जिनको देखकर अच्छे अच्छे के पसीने छूट जाते थे तो उनकी कहाँ चलने वाली थी। आखिरकार 3 दिन के भीतर अमित और सोनिया को अपना घर खाली करके किराए के मकान में आना पड़ा। घर खाली हो जाने के बाद सिंह साहब आराधना जी और राधे श्याम जी को सम्मान के साथ उन्हें घर छोड़कर आ जाते हैं। उधर अमित और सोनिया घर छोड़ देने पर दुखी थे। किराए के मकान में आने पर सोनिया और अमित के बीच झगड़ा होने लगे थे। मेरे बस का नहीं है इस घोंसले में रहना, आपको रहना है तो रहो, मुझे तो मेरी मम्मी के घर छोड़ाओ। इतनी गर्मी है यहाँ, मैं एसी के बिना बिल्कुल भी नहीं रह सकती। सोनिया भड़कती हुई कहती है, तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे मैं यहाँ बड़े आराम से रह रहा हूँ। कुछ दिन का सब्र कर लो यार, मैं देखता हूँ, कुछ करता हूँ। किसी अच्छे एडवोकेट से बात करनी पड़ेगी। हमें नोटिस सरकार की तरफ से मिला, हमें सरकार के विरुद्ध खड़ा होना पड़ेगा, जिसके लिए हमें अच्छे वकील की ज़रूरत पड़ेगी और साथ साथ बहुत सारे पैसों की भी। अमित पत्नी को समझाते हुए कहता है, मैं कुछ नहीं जानती, अच्छा वकील हायर करो, पैसा लगाओ, रिश्वत का पैसा कब काम आएगा। मैं आपको बता दे रही हूँ, आपके पास 1 महीने का समय है। अगर 1 महीने में वापस हम लोग अपने घर में ना गए तो मैं अपनी मम्मी के यहाँ चली जाऊँगी। सोनिया ने आंखें निकालकर अमित को धमकी देते हुए कहा। अमित उसकी बात सुनकर चुप रहा। अभी अमित घर की चिंता में ही घिरा हुआ था और कुछ ना कुछ जुगाड़ लगाने की कोशिश कर रहा था कि अचानक एक और मुसीबत उसके सर पर आ गई। अमित अपने ऑफिस में बैठा घर का ही सोच रहा था कि बिजली विभाग के सीनियर ऑफिसर की तरफ से रिश्वत लेने की वजह से उसको और उसके 2 और सहयोगी को सस्पेंड लेटर मिला, जिसमें उसको पूरे 1 साल के लिए सस्पेंड कर दिया गया था।
और साथ ही उसे पर 5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगा। संयोगवश बिजली विभाग के सबसे सीनियरी अफसर सिंह साहब के करीबी रिश्तेदार थे और फिर अमित को पहले भी 2-3 बार रिश्वत न लेने और जनता को इस तरह परेशान न करने की वार्निंग भी मिल चुकी थी। अब सस्पेंड लेटर मिलते ही अमित की तो जैसे सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। उसके आगे अंधेरा छाने लगा। उसको लगा जैसे वह अभी बेहोश होकर गिर पड़ेगा। किसी तरह उसने खुद को संभाला और डिपार्टमेंट में कई सीनियरी ऑफिसर से सस्पेंड लेटर रुकवाने की विनती की, परंतु यहाँ भी उसकी एक न चली। अमित निराश होकर घर आया और आते ही बेड पर गिर गया। क्या हुआ जी, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? सोनिया ने अमित को ऐसे देखा तो पूछा। अमित को तो जैसे सांप सूंघ गया था। उसके मुंह से कुछ ना निकला और वह रोने लगा। रोते रोते उसने सोनिया को सारी बात बताई। लो, हो गया हमारा कल्याण। अब क्या करेंगे हम लोग? इसलिए आपको बाबूजी मना करते थे रिश्वत लेने से। सोनिया मुंह बनाकर बोली। यह तुम बोल रही हो सोनिया? तुम्हारे ही खर्च के कारण आज तक रिश्वत लेता रहा। तुम्हें तो जो मुझे रिश्वत लेने के लिए उकसाती थी, पड़ोस में जाकर जानकारी जमा करके लाती थी। जिसके घर में एसी है, किसके घर में 2-2 फ्रिज हैं, किसके घर में माइक्रोवेव है, कहाँ छापा मारना है और कहाँ नहीं। और अब तुम मुझे ही दोषी ठहरा रही हो और आज तुम्हें बाबूजी भी याद आ गए। तुम्हें थी जो माँ और बाबूजी को मारने का आइडिया दे रही थी। अब बातें बना रही हो। बढ़ते बढ़ते दोनों के बीच का झगड़ा काफ़ी बढ़ जाता है। दोनों कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ने लगते हैं। रिश्वत से कमाई पैसों को अमित और सोनिया बस मौज मस्ती में उड़ाना जानते थे। पैसे बचाना उन्हें आता ही नहीं था, इसलिए अब धीरे धीरे सारे पैसे भी खत्म होने लगे थे। ऐसे में एक और नई मुसीबत आई। मकान मालिक ने मकान का किराया बढ़ाने की बात की। जब अमित ने कहा वो लोग इतना किराया नहीं दे सकते, तो मकान मालिक ने सीधे मकान खाली करने का बोल दिया, क्योंकि इस मकान का लोग ज़्यादा किराया देने के लिए भी तैयार थे। अब तो अमित और सोनिया अपना सामान लिए सीधा फुटपाथ पर आ गए थे, क्योंकि अमित अपने पद का गलत इस्तेमाल करके मोहल्ले वालों को और पड़ोसियों को भी परेशान करता था और उनसे भी रिश्वत लेने से नहीं चूकता था। आज पड़ोस में उसकी छवि अच्छी नहीं थी, इसलिए कोई भी पड़ोसी उसकी मदद करने को तैयार ना हुआ। सब ने उससे मुंह मोड़ लिया। अमित और सोनिया अपना सामान लिए सड़क पर बैठे थे और अमित अपना फ़ोन घुमा घुमा कर दूसरे किराए के घर का इंतज़ाम करने में लगा हुआ था। कोई मदद के लिए तैयार ना हुआ। एक तरफ भूख से दोनों के पेट में चूहे कूद रहे थे और दूसरी तरफ तेज चिलचिलाती धूप उनकी जान ले रही थी। तो अमित और सोनिया फूट फूट कर रोने लगे और सोचने लगे कि हम कैसे आसमान से सीधा ज़मीन पर आ गए हैं। अमित ने रोते रोते सोनिया से कहा कि सोनिया, आज हमारी इस हालत के जिम्मेदार हम खुद हैं। इसमें सबसे बड़ी गलती मेरी है। हमने जैसे अपने बूढ़े माँ बाप को रोड पर छोड़ दिया था, आज
किस्मत ने वहीं लाकर खड़ा किया है। सोनिया भी रोती हुई बोली कि ठीक कहते हो अमित, हमें हमारे कर्मों की सज़ा मिल रही है। फिर अपना माथा पीटते हुए कहती है, मेरा दिमाग खराब था जो मैंने माँ बाप समान अपने सास ससुर पर इतना अत्याचार किया और इस उम्र में उन्हें ऐसे भटकने के लिए छोड़ दिया था। इस पर अमित बोलता है, तुम तो फिर भी बहू हो, परंतु मैं तो उनका सगा इकलौता बेटा था जिसको उन्होंने इतने प्यार लाड से पाला था, लेकिन मैं कैसा अभागा निकला। ये बोलते बोलते अमित ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। उसकी आवाज़ उसके गले में अटक जाती है। मेरे माँ बाबूजी न जाने कहाँ होंगे, वो लोग जीवित भी होंगे या नहीं। इतने में प्रिया कहती है कि आप सही कहते हो, हमने बहुत गलत किया, चलिए ना हम माँ बाबू जी को ढूंढते हैं। इतने में भानु प्रताप सिंह जो दूर बैठे चाय की चुस्की लेते हुए यह सब देख रहे थे, उनके पास पहुँचे। अमित ने उन्हें देखते ही पहचान लिया और बोला, सर आप तो वही ऑफिसर हैं ना जो उस दिन हमारे घर आए थे। हाँ मैं वही हूँ, सिंह साहब ने कड़क लहजे में जवाब दिया। फिर पूछा, तुम लोग ऐसे सामान के साथ यहाँ रोड पर क्यों बैठे हो? घर तो तुमने काफ़ी पहले ही खाली कर दिया था, क्या तब से यूं ही भटक रहे हो इधर उधर भूतों की तरह? दोनों ने इस बात पर गर्दन झुका ली। फिर सिंह साहब बोले, चलो उठो, मेरी जीप में बैठो। सिंह साहब की बात सुनकर अमित बोला, पर सर हमारा सामान यहीं रहने दो, मैं गाड़ी से मंगवा लूँगा, तुम लोग मेरी जीप में बैठो। सिंह साहब का धन्यवाद करते हुए दोनों जीप में बैठ जाते हैं और जब जीप उनके घर के आगे रुकती है तो दोनों एक साथ बोलते हैं, यह तो आप हमें हमारे ही घर ले आए। जब घर के अंदर आए तो वहाँ माँ बाबूजी को देखकर हैरान रह जाते हैं। उनके पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है। खुशी पीड़ा के भाव उनके मन में एक साथ आ गए। दोनों रोते हुए माँ बाबूजी के पैरों में पड़कर गिड़गिड़ाकर क्षमा मांगने लगते हैं। आराधना जी अपने गुस्से को काबू नहीं कर पाती और जोरदार तमाचा उसके गाल पर मार देती हैं। तब अमित दूसरा गाल भी आगे करते हुए कहता है कि माँ बाबूजी, जो पाप हमने किया है उसके लिए ये थप्पड़ कम है। फिर सिंह साहब का डंडा लेकर अमित बाबूजी के हाथ में देते हुए बोलता है, बाबूजी आप मारिए दोनों को, हमने जो पाप किया है उसके लिए हर सज़ा कम है। राधे श्याम जी और आराधना जी की भी आँखों में आंसू आ जाते हैं। फिर अमित और सोनिया कहते हैं कि बाबूजी, भगवान ने हमें हमारे कर्मों का फल दे दिया है, तो हमने आपके साथ जो किया वही भगवान ने हमारे साथ किया। अब जाकर हमें समझ आया कि माँ बाप जीवन भर मेहनत करके तिनका तिनका जोड़कर कैसे घर खड़ा करते हैं। अगर आपने हमें माफ़ नहीं किया तो भगवान भी माफ़ नहीं करेगा। सिंह साहब भी राधे श्याम जी और आराधना जी से दोनों को माफ़ करने के लिए कहते हैं। दोनों उन्हें माफ़ कर देते हैं। क्षमा लेने के बाद अमित और सोनिया अपने पाप का दंड भुगतने के लिए घर से निकलने के लिए दरवाजे तक पहुंचने ही वाले थे, परंतु माँ बाबूजी की आवाज़ में रुकने पर मजबूर कर देती हैं। माँ बाबूजी दोनों को रोककर गले लगा लेते हैं
वो बोलते हैं, बेटा तुमने जो किया भगवान ने उसकी सज़ा तुम्हें दे दी है। माफ़ करने वाला तो भगवान है। माँ बाप अपने बच्चों से क्या चाहते हैं? थोड़ा सा प्यार और मान सम्मान। माँ बाप बच्चों के लिए उम्र भर मेहनत करते हैं और बच्चे बुढ़ापे में उनका सहारा बनने के बजाय उन्हें इस तरह मझधार में छोड़ देते हैं। तुम्हें अपने किए पर पछतावा है, यही हमारे लिए काफ़ी है। माँ बाप और बच्चों का मिलन देखकर सिंह साहब की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। अब अमित और सोनिया सुधर चुके थे। जो उन्होंने नाटक किया था, अब वह दोनों ने सच करके दिखाया। अब दोनों ही आदर्शवादी बहू बेटे बन चुके थे। तो दोस्तों, राधे श्याम जी और आराधना जी ने अपने बेटे को माफ़ी देकर अच्छा किया या बुरा, कमेंट में ज़रूर लिखना। मेरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।